हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू हाई। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया वो पढ़ाऊँगी। और इसमें क्या है उसके बारे में, जैसे नाम से आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में कैसे राष्ट्रवाद जो है शुरू हुआ, या कैसे हमने अपना पूरा सफ़र तय किया है जब हम किसी के अंडर में थे, जब हम ईस्ट इंडिया अंडर के में थे, और उसके बाद हमने कैसे अपना फ्रीडम तक का जो है इंडिपेंडेंसी तक का जो कैसे हमने जो है पाथ अपना कंप्लीट किया, कैसे हमने उसके लिए फ़ाइट की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल निभाए, कौन कौन से लीडर्स थे जिनकी वजह से हम आज उस सिचुएशन में हैं जब हमारे पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम सॉन्ग और जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, या जो भी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब जो हैं ये किस तरीके से हमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम फेस करने के बाद अब जाके फाइनली मिली है। तो इस चैप्टर में हम द मोस्ट फेमस और हमारे नेशनल फादर जो हैं महात्मा गांधी जी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और द बेस्ट पार्ट ये है इस चैप्टर का कि आई थिंक 60 से 70% आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि 70% आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है कि उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, भारत को इंडिपेंडेंट करने के लिए कराया, अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उसमें कितने कितने एक्ट्स चले, क्या क्या चीज़ें उनकी तरह आइडियोलॉजी कौन कौन सी उन्होंने फॉलो किया, और जो उनका ड्रीम था एक इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का वो कंप्लीट हुआ, और हमने कैसे कितना कितना जो है संघर्ष किया है, इसके बारे में जो है हमें पता चलेगा। और जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस तो इसमें इस चैप्टर में से आते ही हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपका अगर 20 मार्क्स का आ रहा है इस बार, जैसे 20 मार्क्स का हिस्ट्री है पूरा, तो 10 to 12 मार्क्स का जो है ये चैप्टर तो कवर करता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लाइफ के लिए भी और हमारे लिए भी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें इंडिपेंडेंसी कैसे मिली। हमें 9th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, बट अब इसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है हमने पड़ाव पार किए हैं या फेजेस देखे हैं हमने अपने इंडिपेंडेंसी को लेने के लिए, हासिल करने के लिए। तो सॉरी, तो ये जो पूरी स्टोरी है, और हम इतना ज़्यादा उनके नाम से हॉलीडे हो रखा है 2 अक्टूबर को, और क्यों इतना ज़्यादा हमने उनको एक टाइटल दिया है नेशनल फादर होने का, या हम उनकी वैल्यू करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, इस सब के बारे में भी आपको एक डिटेल पता चलेगा। तो यहाँ इसमें जो स्टोरी है वो शुरू होती है वहाँ से जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज्य था। तो जो ब्रिटिश का जब हमारे पास राज था, आपको पता है 200 साल से भी ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनी या ब्रिटिश ने जो है 200 साल से भी ज़्यादा हम लोग पर राज्य किया है, यानी इंडिया पर राज्य किया है। तो जब उस टाइम जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ईस्ट इंडिया जो है हम पे अपना जो अपना एक एम्पायर हमारे ऊपर उन्होंने बना रखा था, हमें अपना एम्पायर बना रखा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी जो खर्चा हो रहा था वो ऑलमोस्ट जो है इंडिया से ही निकाला जा रहा था। अब वो कैसे निकाला गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या जो इफ़ेक्ट आए, तो सबसे पहले जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब जब खर्चा बढ़ा है तो क्या किया गया, लोन लिए गए। लोन किससे निकाला जाएगा, लोगों से, क्या करके, टैक्स बढ़े। लोन किससे निकाला जाएगा, लोगों से, क्या करके, टैक्स बढ़ा के। हर चीज़ का प्राइस डबल कर दिया गया। यहाँ पे लिखा भी है 1930 से 18 तक जितने भी चीज़ थे उन सब का प्राइस जो है डबल कर दिया गया। सपोज़ कि अगर 1 किलो पोटैटो का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, तो उस टाइम वो क्या कितना हो गया था, 20 रुपीज़। इस तरीके से जो है पूरा जो है महंगाई बढ़ा दी गई। उसके बाद जो है जितने भी विलेज में हमारे जो लोग थे उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो है बोल रहे थे, ताकि जो है उनके जो फाइट हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, उसमें जो है इंडियंस भी अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकें ज़बरदस्ती, नो वारंट, नो
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और विदाउट उसके ज़बरदस्ती उनको, एक तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें इतने ज़्यादा उस टाइम दुख दिए थे जो कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा क्या हुआ, नेचुरली अटैक हुआ हम पर। जैसे पहला हमारे क्रॉप सारे ख़राब हो गए, जितने भी हमारी फसलें थी वो ज़्यादा सारी ख़राब हो गई। और जैसे कि अब जो है कोरोना वायरस आया, जैसे आपको पता ही होगा कि अभी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा है, वैसे ही 1920 में भी एक जो है एपिडेमिक आया था, एक महामारी आई थी, प्लेग आया था। तो उससे भी लोग 12 to 13 मिलियन लोग उससे भी बेहाल थे। एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, पर उसमें 12 to 13 लोग की डेथ हो गई, तो ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी हुई, बहुत बड़ा लॉस हुआ इंडिया का। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, और उसके बाद ये नेचुरल अटैक, तो ये दोनों से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए। ऊपर से लोगों के वेजेस नहीं थे, सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। जब अभी लोग में इतना ज़्यादा वायलेंस हो चुका था, लोग इतने ज़्यादा एंग्री हो गए थे, तब क्या हुआ, 1950 में जो है हम जो महात्मा गांधी जी हैं वो इंडिया रिटर्न आए। कहाँ से आए? अफ्रीका से आए। वो 1915 में जो है इंडिया रिटर्न आए हैं, ठीक है, याद रखना, 15 में। तो वो अफ्रीका से रिटर्न आए थे, और वहाँ पे जो है कालो गोरों का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। उस पे एक जो है वो सत्याग्रह करके आ चुके थे, और सक्सेसफुल गया उनका जो सत्याग्रह। जब वो यहाँ पे इंडिया में आए, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि एक तो कि एक तो लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा सैलरी उनका कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से नेचुरल अटैक हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा या गलत व्यवहार जो है इंडिया के साथ, सॉरी, जो हमारा, हाँ, इंडिया के साथ जो कह सकते हैं, भारत के साथ जो हो रहा है था। तो उससे जो है गांधी जी ने जो है अपना जो वहाँ पे वो सत्याग्रह चलाए थे, वही इंडिया में भी उन्होंने सोचा कि भारत में भी चलाने का सोचा। और सत्याग्रह का मतलब क्या था कि सत्य से आग्रह करना, कोई वॉयलेंस नहीं। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले तो यही रही है हमेशा गांधी जी का कि उनको वॉयलेंस बिल्कुल नहीं करना, उनको जो भी काम करना है प्यार से करना है, आराम से करना है, वॉयलेंस नहीं। तो वही यहाँ पे उन्होंने, जैसे वो 15 में आए, 1950 में आए, सबसे पहले 1960 में वो जो हैं बिहार के चंपारण में गए, और वहाँ पे जो हैं पीजेंट थे उनके लिए उन्होंने जो है मांग की। किस लिए? जो वहाँ पे जो पीजेंट थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिगो जो वहाँ पे उनको कह रहे थे, जो ब्रिटिश हैं वो उनको फोर्सफुली कह रहे थे कि आपको अपनी ज़मीन में कुछ परसेंट इंडिगो उगाना ही होगा, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। तो उस चीज़ से ओवरकम करवाने के लिए, उस चीज़ से उनको जो है एक राहत देने के लिए, उनके हक में लड़ने के लिए सत्याग्रह 1916 में किया गया, और वहाँ पे जो है उन्होंने पीजेंट को जो उनकी राइट्स जो है दिलाए। उसके बाद 1960 में चंपारण जाने के बाद 17 में क्या हुआ, फिर से सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो गुजरात है। खेड़ा जगह है जहाँ पे ये हुआ, गुजरात जो है डिस्ट्रिक्ट है उसका। तो वहाँ पे भी सेम पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे बिल्कुल इतना ज़्यादा ज़मींदारी या इतना ज़्यादा लोगों से ज़मीन के ऊपर वसूली करना, या उनके पास फार्मर इतने ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो पुअर थे, और वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। उनको इतना ज़्यादा उन पे लोन होता जा रहा था, और वो चुका भी नहीं पा रहे थे लोन, जिसके वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वो ब्रिटिश के अंडर जाती जा रही थी, या वहाँ पे जो रैयतवाड़ी चल रहा था उसके अंडर। तो उसके लिए 1917 में उन्होंने सत्याग्रह चलाया। फिर उसके बाद वो 1980 में जो है अहमदाबाद गए, 18 में अहमदाबाद गए, और वहाँ पे जो मील मालिक थे, जो मील वर्कर थे, उनको जो है उनकी जो सैलरी जो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, उनको जो वेजेस कम थे, तो उस चीज़ के लिए उनको कहा गया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम प्लेग भी इतना महामारी हो गया था, प्लेग था, लोगों के पास पैसा नहीं था, और ऊपर से जो उनके वेजेस भी इतने ज़्यादा कम थे, नहीं हो रहे थे ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये
उन्होंने जो है लोग ऑलरेडी प्लेग से परेशान है, तो इस वजह से उन्होंने मिल वर्कर्स को कहा कि वो मतलब उनकी हेल्प करें या उनको कम करें या हटा दिया जाए, जितने भी सैलरी है या उनके ऊपर कोई लोन है तो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कराओ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1950 में गांधी जी आए, 16 में सबसे पहले वो चंपारण गए, 17 में गुजरात और 18 में अहमदाबाद। तो उनका आते ही वो एकदम काम पे लग चुके थे गांधी जी, शायद वो इसी चीज़ के लिए आए ही थे, ताकि वो इंडियंस के लिए ही आए थे, ताकि वो उनको इंडिपेंडेंस दिला सकें। तो जैसे ही वो अपना मतलब सत्याग्रह वाला जो अपना उनका जो भी ये इनका फंड वो था कि हाँ इसी हिसाब से सत्य की आग्रह करते हुए उनको चलना है, नॉन वायलेंस करना है, ट्रुथ करते हुए उनको चलना है, नॉन वायलेंस करना है, ट्रुथ से ही सब कुछ मिल सकता है और वायलेंस से ही नॉन वायलेंस से ही सब कुछ मिल सकता है, ये उनका एक थॉट था। तो जब यहाँ पे इतना सारा 16, 17 फिर 18 में जब ये सब कुछ सक्सेसफुली एकदम चल रहा था, तब जो है जो ब्रिटिश है उन लोगों को पता चला कि ऐसा ये सब चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने क्या किया फटाफट जल्दीबाजी में कि उनको ये लगने लगा कि अब कहीं ये सारा जितना इंडिया है हमारे अंडर में ना होकर के हमसे बाहर ना निकल जाए। तो इसकी वजह से उन्होंने फटाफट जो है एक रॉलेट एक्ट पास किया, यहाँ पे द रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट पास किया। और उसमें क्या था कि आपको कोई वारंट नहीं दिया जाएगा, कोई वारंट नहीं, कोई आपके खिलाफ कुछ कोई मुकदमा नहीं, बट फिर भी ज़बरदस्ती लोगों को जेल में डाला जा रहा था। 2 साल के लिए जो है उन लोगों को जेल में डाला जा रहा था रॉलेट एक्ट के अंदर। ब्लैक लॉ कह सकते हैं उसको कि अनजस्टिस लॉ होता ये, जो लोगों को मतलब इस तरीके से बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के लोगों को जो जेल में डाला जा रहा था। तो जब ये चीज़ गांधी जी को पता चली तो उन्होंने एक रैली निकाली, 6 अप्रैल को रैली निकालने के लिए जो है कहा गया। और इसमें क्या था, सबसे पहले तो अहिंसा से सब कुछ करना है, जो हड़ताल है नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीसफुल स्ट्राइक। उसके बाद रैलियाँ निकाली गई, लीडर्स तो जब रैलियाँ निकाली गई तो और ब्रिटिश को पता चला कि सब कुछ उनके हाथ से एकदम स्लिप होता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो है जेल में पकड़ लिया। ठीक है, और उसमें जो है उनको जेल में रखा गया है, लोकल लीडर्स को पकड़ लिया गया है, गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया ताकि ये रैली बहुत ज़्यादा ह्यूज ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये रैली ह्यूज हो गई तो जो उनका जितना भी पावर है और उन्होंने हम सबको अंडर में जो ले रखा है, हम तो नहीं थे उस टाइम, लेकिन जो वहाँ पे उस टाइम लोग थे जो उन लोगों को अंडर में ले रखा है, तो वो जो है सब लोग उनकी पावर ना बढ़ जाए, जिस वजह से ऐसा जो है जो गांधी जी को जो है दिल्ली में आने से मना कर दिया। फिर 10 अप्रैल को एक शांति पूर्वक एक रैली चल रही थी, पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था, बट ब्रिटिश ने क्या किया, गोलियां चला दी। और लोगों ने जब गोलियां चला दी उस रैली में, जबकि वो जो रैली काफ़ी शांतिपूर्वक हो रही थी, बट फिर भी गोलियां चला दी गई लोगों पे। तो लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने क्या किया, जो वहाँ पे लोग थे वो उन्होंने बैंक लूट लिए, रेलवे में जो वहाँ पे लोग थे वो उन्होंने बैंक लूट लिए, रेलवे में जा कर के रेलवे स्टेशन पे जाके हंगामा किया। और जब सब कुछ जो मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो ये सारा जो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट था, उन्होंने जनरल डायर को जो है ये सारा जिम्मा सौंप दिया। और अब जो है जनरल डायर टू कमांड ऑल ऑफ दी, जितना भी अभी पूरा जो चल रहा था। ठीक है, और फिर जब जनरल डायर के अंडर जो ये सारा जब प्रोसेस या जो जितना भी चल रहा था ये कि सिस्टम पूरा जो इनका आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, तो वो हुआ जो शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और बहुत ही काला दिन या काली रातें, काला दिन ही कहेंगे इसको, काला दिन जो है कह सकते हैं। तो 13 अप्रैल को, ऑन द 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा मामला जनरल डायर के अंदर चला गया, तो 13 अप्रैल को जो है ये जलियांवाला जिस कांड जिसको कहा जाता है, वो उसने जो है वो अपने
हुआ। तो वहाँ पे क्या था, जलियांवाला बाग में बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, और वहाँ पे कई लोग मेला देखने आए थे। शायद उनको भनक भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ है, कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो सडनली जनरल डायर ने क्या, सारे जो उनके रास्ते हैं उनको लॉक कर दिया और गोलियों की बरसात कर दी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए। अमृतसर के पंजाब में ये हुआ था, बहुत लोग मारे गए इसमें। और अभी भी जो है इसकी ये जो था, अभी भी इस दिन को मतलब याद किया जाता है। और वो जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे अब तो लोग आने भी लग गए, घूमने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा गोली चला गया, जो दीवारों तक में जो है गोलियों के निशान है। तो उन सब चीज़ों को भी देखने के लिए लोग आए। तो जब ये इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चला कि इतना ज़्यादा बुरा इंसिडेंस हुआ है, 1000 से भी ज़्यादा कई लोग जो हैं मारे गए हैं इस इंसिडेंट में, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जो है क्राउड हो गया, स्ट्राइक्स होने लग गए, क्लासेस हो गए गवर्नमेंट के बीच में, लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि पूरा मामला पूरा ख़राब हो चुका था ऑलमोस्ट, लोग बहुत ज़्यादा गम में थे। और उसके बाद क्या हुआ, जो सत्याग्रह था उसको रद्द कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, कह सकते हैं। उस टाइम तो उनको नहीं पता था कि ये कुछ टाइम के लिए है, लेकिन उस समय के लिए वो स्टॉप कर दिया गया था। उसके बाद हुआ ये कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें ब्रिटिश जो है वो विनर हुई। और जो उन्होंने किसको डिफ़ीट किया था, ऑटोमन तुर्की जो है उन लोगों को डिफ़ीट करके जो है खुद वो लोग अब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इंडिया से भी सपोर्ट मिला, क्या लिया उन्होंने ज़बरदस्ती सपोर्ट, क्योंकि उनका राज्य था। तो जिसका राज होता है उसी की बातें चलती हैं। तो फिर वही वो जीत चुके थे। तो दूसरा जब सामने वाला पार्टी हारता है, तो एक उन्होंने जो है पीस ट्रीटी होने वाला था एक खलीफा के खिलाफ। और खलीफा जो जो लोग लूज़ किए थे, ये बैटल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लूज़ किए थे, वो जो है उनका जो बैकग्राउंड था वो इस्लाम बैकग्राउंड था। तो उनके लिए एक वो लोग जो हैं खलीफा जो थे, उनके उनके खिलाफ कुछ रूल्स ये लोग बनाने वाले थे, जो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा कठोर थे। तब इस बात से जो है इंडिया में भी कई लोग जो थे भारत में हमारे, जो इस बात से बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वो उनके धर्म के लोग थे। तो ऑब्वियसली फीलिंग तो उनके में आएगी कि हमारे धर्म के लोगों के साथ अब ऐसा होने जा रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो उस चीज़ के लिए जब लोग अगेंस्ट थे, हमारे में जो मुस्लिम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि अब उनके धर्म के जो लोग हैं या इस्लामिक से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने जो है एक कमेटी फॉर्म किया। ठीक है, ये 1990 में फॉर्म किया। ये खिलाफत कमेटी कह सकते हैं इसको, खिलाफत, जो जिसमें जो शौकत अली और मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने मोहम्मद जिन्ना को तो लोग जानते ही हैं, वो हैं जो 1945 के अराउंड उन्होंने जो है एक अपना अलग पाकिस्तान जो है, अलग धर्म का पाकिस्तान, मतलब इंडिया से अलग होने की जो बात कही थी मोहम्मद जिन्ना जी। तो उन्होंने ही खिलाफत आंदोलन जो है फॉर्म किया था शौकत अली के साथ मिल कर के। और ये बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद जो शौकत अली है उन्होंने जो है गांधी जी से बात की कि ये कि वो क्या चाह रहे हैं, अपना पूरा अपना आइडियोलॉजी रखा। गांधी जी ने उनकी बात सुनी। तब गांधी जी ने को एक आइडिया आया, या कह सकते हैं उनको एक मौका मिल गया कि इस जो रैली है उसको ह्यूज बनाने के लिए, जो आग्रह है, सत्याग्रह है, इसको ह्यूज बनाने के लिए। क्योंकि इसका जो है सत्याग्रह गांधी जी के जिन्होंने चलाया, इस जो रैली है उसको ह्यूज बनाने के लिए, जो आग्रह है, सत्याग्रह है, इसको ह्यूज बनाने के लिए। क्योंकि इसका जो है सत्याग्रह गांधी जी के जिन्होंने चलाया था सत्याग्रह, तो उसका जो मेन चीज़ वो ये थी कि लोग जो बहुत ही कम थे, पूरा इंडिया उनके साथ नहीं था, कुछ कुछ गांव के लोग, स्टेट्स के लोग ही उनके साथ थे। तो इस रैली को ह्यूज बनाने के लिए, वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए, वाइड स्प्रेड करने के लिए मूवमेंट को जो है उन्होंने ये सोचा उस टाइम। और फिर उन्होंने जो है हाँ कर दी। और उसमें नागपुर में 1920 में ये पूरा जो है मूवमेंट करने का सोचा उन्होंने। पूरा इन्होंने अपना डिस्कशन कमेटी वगैरह बनाया और नॉन कॉरपोरेशन
करने का जो है इन्होंने एक फ़ैसला लिया। वाई नॉन कॉरपोरेशन? तो ये जो है इसमें इन्होंने स्वराज की भी बात कही, यानी कि हमारा राज्य, स्वराज्य, इंडिपेंडेंसी की बात भी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो उन्होंने जो है स्वराज की बात कही। और नॉन कॉरपोरेशन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा? तो लोगों को कहा गया कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करें, यानी कि जितने भी उनको टाइटल्स मिल रखे हैं गवर्नमेंट से, जैसे कि किसी आर्मी को या किसी कोई गवर्नमेंट के पोस्ट पे है, जैसे कि न्यायाधीश या जिलाधीश, ये सब जो है अपना सारा टाइटल्स छोड़ दें, उन सबको सरेंडर कर दें। आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वर्क करने वाले, सिविल सर्विस वाले, कोर्ट वाले, जितने भी हैं जो हैं स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, सबको, या फॉरेन गुड्स जितने भी हैं चीज़ हैं, उन सबको जो है छोड़ दिया जाए, उन लोगों का कॉरपोरेशन ना किया जाए, उनको नॉन कॉरपोरेट किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने उस टाइम सोचा। ओके, और इस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन वहाँ पे चालू कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा भीड़, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, तो बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये था हमारा जो है फर्स्ट, आपका जो 4 टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है एंड होता है कि कैसे ये पूरा सिलसिला जो है ये नॉन कॉरपोरेशन से, सत्याग्रह से लेकर के नॉन कॉरपोरेशन तक रुका। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक आता है डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि हमारे जो कैटेगरीज हैं 2 में डिवाइड है, टाउन्स में और एक कंट्री साइड, यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे ये मूवमेंट चलाया गया, नॉन कॉरपोरेशन का मूवमेंट। तो अब था क्या, बॉयकॉट करना था गवर्नमेंट स्कूल का, कॉलेजेस का, लॉयर का, या जो भी उनको फॉरेन फूड्स थे, फॉरेन थिंग्स थे, कॉटन, सॉरी जो क्लॉथ से वगैरह, तो उन सब का जो है कॉर्पोरेट नहीं करना है, ये चीज़ कहा गया। ओके, बट इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि जो बाहर की जो चीज़ें थी, यानी कि जो ब्रिटिश की चीज़ें थी, जो फॉरेन चीज़ें थी, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितने इंडिया के कपड़े एक्सपेंसिव थे। खादी क्लॉथ जो है एक्सपेंसिव थे। और दूसरा ये था कि अगर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस या सिविल वर्क को अगर बॉयकॉट कर दिया जाए, तो लोगों में ये भी थॉट था, तो फिर वो काम क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे कहाँ, क्योंकि इतने कम जो है इंस्टीट्यूशंस थे। और सेम कंट्री साइड रूरल एरिया में क्या था, वहाँ पे जैसे कि पहले रैयतवाड़ी चलती थी, या बड़े बड़े ज़मींदार थे, ये लोग जो हैं फार्मर्स को, पीसेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनकी ज़मीनें ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो है ऋण और जो टैक्सेस वगैरह उन पे लगाए गए हैं, जो उनको लोन वगैरह वो चुका नहीं पा रहे थे, जिनके वजह से जो है बेगार वगैरह भी उस टाइम सिस्टम था, तो वो लोग जो उन पे बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार भी उस टाइम सिस्टम था, तो वो लोग जो उन पे बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करना, बड़े बड़े ज़मींदार लोगों का जो, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है बाबा रामचंद्र और हमारे जो हैं और नेहरू जी ने इनका सपोर्ट किया। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे और पंडित जी, इन्होंने जो है इस चीज़ के अगेंस्ट डिमांड की कि जो आपने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा रखा है उसको कम करिए या फिर उसको माफ़ करिए। बट लोगों ने उसको उल्टा समझ लिया और उनको लगा कि ये नॉन टैक्स वायलेंस है, और पूरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग गया। और ये जो उनका एक एक एम था या जो आइडियोलॉजी थी इस पूरे कंसेप्ट को चलाने की, वो सारी फेल हो गई। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड, कि टाउन्स और कंट्री साइड में या रूरल एरिया में बॉयकॉट करना तो था, या कुछ अच्छा काम करा तो गया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, उनकी जो डिमांड्स जो हैं पूरी नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। स्वराज इन प्लांटेशन, तो उसके बाद क्या हुआ, एक और जो है गांधी जी के तरफ से 1992 में जो है एक चौरा चौरी का जो है आंदोलन कह सकते हैं, ये शुरू हुआ गोरखपुर में। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये तो पीसफुल चलना था जितने का, ये एक जो है बाज़ार से होते हुए जा रहे थे चौरा चौरी के, बट सडनली वहाँ पे वायलेंस हो गया। जो लोग थे उन्होंने जो है लोगों ने जो उसमें मतलब पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। ये जितना भी ये नॉन वायलेंट
वो था नॉन वायलेंस, तो वो जो है वायलेंस में पूरा तब्दील हो चुका था। इतना ज़्यादा जो है ये जो है जो वायलेंस होने लग गया था, जो उनका एक आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, ये पूरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, चौरा चौरी में ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा पीसफुली सब कुछ चाहते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ था, पीसफुल नहीं हुआ, तो उनको बहुत ही दुख के साथ और बहुत ज़्यादा मजबूरी में ये पूरा जो है उनका जो स्वराज का जो प्लान है, सत्याग्रह का जो प्लान था, ये पूरा इन्होंने छोड़ दिया पूरी तरीके से। इस बार इन्होंने इस बार जो है उसको स्टॉप नहीं किया था, हमेशा के लिए स्टॉप कर दिया था कि अब उनको ये चीज़ करना नहीं था, क्योंकि उनके अगेंस्ट लोग गए थे और उन्होंने वायलेंस किया था। ठीक है, अब आपका जो है थर्ड टॉपिक शुरू होता है, टुवर्ड्स सिविल डिसऑर्डर। तो इसमें क्या हुआ था, जब महात्मा गांधी ने अपना जो है नॉन कॉरपोरेशन का मूवमेंट पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनका ये था कि इस जो है कॉरपोरेशन को या इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है या कोई से मूवमेंट को चलाने के लिए अच्छे तरह पहले ट्रेंड होना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन जो है इंडिया आया। जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए लोगों के, जो इंडिया के लोग थे उन्होंने नारे लगाए कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, क्योंकि ये अच्छा जो है एक कुछ अच्छा नहीं था ये इंडियंस के लिए। ये भी हमेशा की तरह उन्हीं के लिए जो है वो अपने हिसाब से सारे प्लानिंग्स करते थे, और ये वाला प्लानिंग भी उन्होंने अपने हिसाब से ही किया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो है एक भी, सबसे पहले तो इस कमीशन में एक भी जो है इंडियंस नहीं थे। जितने भी रूल्स बनाए गए उनके अकॉर्डिंग बनाए गए, ताकि लोग भी उनके पावर में रहे और लोगों को जो है बुरा भी ना लगे। बट लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे, क्योंकि अब उन्होंने इतने सारे दुख झेल लिए हैं, या कह सकते हैं इतना ज़्यादा उन्होंने अब अपनी लाइफ में देख चुके थे कि अब उनको किसी बात का कोई डर नहीं था कि अगर हम अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हमारे साथ कुछ बुरा होगा। तो इसलिए लोग फुल टू जोश, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो इसलिए लोग फुल टू जोश में थे अपना। तो इसलिए कांग्रेस के लीडर्स और बहुत सारे कई लीडर्स थे जिन्होंने जो पूरा प्रोटेस्ट करने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि हमको ये गो बैक साइमन, काफ़ी ज़्यादा नारे लगाए गए कि इनको ये कमीशन नहीं चाहिए। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज होने लगे, जब बहुत ज़्यादा रैली निकली, बहुत ज़्यादा रश हो गया सड़कों पे, इधर उधर रैलीज़ निकले, तो उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे बहुत ही बड़े नाम जिनको कहेंगे, लाला लाजपत राय भी इस रैली में या इस कमीशन के अगेंस्ट जो है अपोज करने में खड़े थे। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था या नारा लग रहे थे, तब उस टाइम लाठी चार्ज किया गया, और लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो गई। वो जो है लाठी चार्ज के दौरान जो है मर गए। तो उनके मरने से एक बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग सैड हो गए, और फिर कुछ टाइम के बाद जो है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ा। 1929 में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, एक्सपोर्ट ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, एक्सपोर्ट ख़राब हो गए, और जो पीजेंट थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब वो जो है मतलब इतना ज़्यादा इकोनॉमिक हमारा डाउन हो चुका था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिस वजह से जो है हमारे यहाँ के जो फार्मर्स भी हैं, ये किसान वगैरह पीजेंट भी बहुत ज़्यादा जो है पुअर हो चुके थे। वो इस हालत में भी नहीं थे कि वो कोई क्रॉप सही से पैदा कर सके, या फिर जो उन्होंने मेहनत करके जो क्रॉप्स वगैरह लगाए हैं तो उसका जो लोन है वो क्लियर कर सकें। तो बिल्कुल किसानों के पास पैसा नहीं था, इतना ज़्यादा जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो है तब तक काफ़ी सारे चेहरे सामने आ चुके थे, सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू जी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, सब लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे। तब जो है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के तरफ से एक इरविन को 11 डिमांड्स का जो है एक नोटिस गया, और वो गांधी जी के द्वारा जो है 11 डिमांड रखे गए।
तो उसमें ये सब था कि सॉल्ट है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर रोज़ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अभी भी, तो वो सब बेसिक चीज़ों पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना, इतना ज़्यादा महंगाई कर देना, उसके ऊपर से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसीलिए डिमांड किया है कि सॉल्ट का टैक्स ख़त्म करा जाए, लैंड जो है उसका टैक्स कम करा जाए, या फिर और भी कई तरीके से प्रॉब्लम्स है वो सारी उसमें बताई गई थी और डिमांड्स की गई थी। बट जो इरविन थे, विलिंग नेगोशिएबल नहीं थे ये, मतलब कि ये बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही कोई समझौता करना चाहते थे, ना ही कोई बातचीत करके विलिंग टू नेगोशिएट, अनविलिंग। तो ये जो हैं ये कोई भी बातचीत करके कोई भी एक तोड़ निकालने की जो कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं इनकी तरफ से किया गया। तो जब कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, इस जो लेटर पहुंचाया गया था, जो डिमांड्स थी उनको नहीं पूरी गई, तो गांधी जी प्लस 78 वॉलेंटियर्स और फिर बहुत सारे इधर उधर एक्स्ट्रा लोग थे, उन लोगों से के द्वारा एक मार्च निकाला गया जिसको दांडी यात्रा कहा जाता है। तो ये जो है निकाला गया साबरमती से। उसके बाद जो है इसमें जो है 240 मील्स चला इन लोगों ने, और 24 दिन का था ये। और वहाँ पे जा कर के इन्होंने क्या किया, सॉल्ट बना करके जो है कानून तोड़ा। तो उसके बाद जब इनको पता चला ब्रिटिश लोगों की कि ऐसा हो रहा है, जो सिविल जितने भी हैं उनका डिसोबे हो रहा है, इनका कोई पालन नहीं किया जा रहा बेसिकली किसी बातों का, तब उन्होंने वहाँ पे गए ऑन द स्पॉट, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा और गांधी जी को भी साथ में अरेस्ट कर लिया, और इन सबको अरेस्ट करके जो जेल में बंद कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जब जेल में बंद कर दिया गया तो वहाँ पे गांधी जी को एक ऑफ़र दिया गया कि आप जो हैं जो आप CDM ना करते हुए आप प्लीज़ जाइए और सेकंड गोल्ड मेज़ जो है गोल्ड राउंड टेबल जो है, गोल्ड मेज कहते हैं इसको, सेकंड राउंड टेबल जो अटेंड करिए, शायद उससे जो है कुछ सॉल्यूशन निकले, कुछ हो, मतलब उस कमीशन में या उस बातचीत में शायद कुछ जो है सॉल्यूशन निकल सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब सेकेंड राउंड टेबल में कोई कंक्लूज़न नहीं निकला तो फिर वापस आ गए गांधी जी। वो पूरे मूड में थे कि हाँ, मतलब कि वो वापस उसी चीज़ पे आ गए जिस वजह से वो इंडिया वापस आए थे 1950 में, कि उनको इंडिपेंडेंस दिलानी ही है। वो वापस अपने जो है आइडियोलॉजी पे, ड्रीम पे वापस आ चुके थे। तो बट CDM की लिमिटेशंस ये रही हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे रिलीजन और कास्ट का स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रहा है, तो वो वहाँ पे जो है एक लिमिटेशंस जो हैं खड़ी कर देती थी बार बार। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो फादर हैं, गॉड फादर हैं दलित के, तो उन्होंने भी अपना एक, मतलब एजुकेटेड थे ये, और उन्होंने भी अपना एक राय देना कि हाँ, अब दलितों को, जो दलित हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको जो है एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको भी इलेक्शन में एक सीट मिलनी चाहिए। तो और उसके बाद जो है इन सब की उन्होंने मांग रखी, और उसके बाद एक पूना पैक्ट साइन हुआ जिसके अंडर जो है दलितों को रिजर्वेशन दी गई। और जो है जो कांग्रेस डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा, और उन लोगों को भी दलित को भी इक्वलिटी देने को कहा गया, और वैसा किया भी गया जो उनका हक था। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलसिला। उसके बाद जो है 1933 में चौधरी रहमत अली फर्स्ट पर्सन थे जिनके माइंड में पाकिस्तान का एक अलग आइडिया आया। और उसके बाद जो है 1935 में जो है इंडिया रिलीजन गवर्नमेंट जो है, इसका जो प्रोसेस पूरा इन लोगों ने शुरू किया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और उसके बाद जो है 1940 में
1940 में जो है एक अलग मतलब इन्होंने अपना प्लान कर लिया कि इनको एक अलग जो है होमलैंड चाहिए मुस्लिमों का, जिसका नाम वो लोग पाकिस्तान रखेंगे। तो इन लोगों ने उसकी मांग अब शुरू कर दी थी 1940। अब यहाँ पे आपका फोर्थ टॉपिक देख सकते हैं, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें क्या है कि लोगों में जो है कैसे फीलिंग आए, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे शुरू हो। तो इससे देखो भारत माता को बनाया गया, या फिर ये हमारे जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक, इनके आसपास देख सकते हैं जितने भी हैं, जो मस्जिद हैं, चर्च हैं, या हमारा शेर, भारत माता और ये मंदिर हैं, इन सब चीज़ों का सिंबल वगैरह बना बना के जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स चालू मतलब कर दी गई एकदम से। तो जब ये सब शुरू हुआ लोगों में भी एक मतलब अब ये हो गया था कि करो या मरो, इन सब के भी नारे दिए गए, डू और डाई सिचुएशन हो गई। तो अब हमारे जो है सॉन्ग्स बनने लगे वंदे मातरम बना, और जनगण मन बना, सिंबल बना, सॉन्ग बना। और 1942 में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है चलाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने उस टाइम नारा दिया था डू और डाई, करो या फिर मरो। तो 1942 में जब क्विट इंडिया का जो इन लोगों ने मूवमेंट चलाया था कि अब हमको पूरी तरीके से, अब हमें सिर्फ हमारे राइट्स नहीं चाहिए, पूरा का पूरा हमें इंडिया चाहिए। ये पूरा जो एक मोमेंट चला, उसके बाद से जो है ये जो है 1945 में जो है यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जापान पे फेंका था, नागासाकी में, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये फेंका गया और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें जो है हमें हमारे एक असेंबली बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का राइट मिला। और उसके बाद हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए। और 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से हो गई। तो ये था हमारा एक अद्भुत सफ़र, या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सफ़र, जो हमने 1950 से 15 से जब, वैसे तो हम काफ़ी टाइम से ही झेल रहे थे, पर ये पूरा प्रोसेस जो हमारा लड़ाई का है 15 से शुरू होकर के 1947 में एंड होता है, और इंडिया जो है एक अलग राज्य बन जाती है, एक अलग कंट्री बन जाती है। तो अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है 15 में जो है भारत इंडिया आए थे हमारे गांधी जी। उसके बाद गांधी जी इंडिया आए, फिर चंपारण 1960 में चंपारण में सत्याग्रह चलाया। फिर 17 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा में जो है फार्मर्स के लिए चलाया। फिर 18 में उन्होंने मील और टेक्सटाइल कंपनीज़ को लेकर के जो है महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में सत्याग्रह चलाया। फिर उसके बाद जो है 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एंड हो चुका था, और उसके बाद रॉलेट एक्ट आया हमारे इंडिया में, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, नॉन कॉरपोरेशन शुरू हुआ। 22 में जो है जो चौरा चौरी में जो हमारा नॉन कॉरपोरेशन था उसने वायलेंस का रूप ले लिया, तो उसको विड्रॉ करना पड़ा। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया गया, और जो है साइमन कमीशन आया। फिर उसके बाद डांडी यात्रा की गई, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट पर जो है टैक्स लगा दिया था, तो डांडी यात्रा की गई। और उसके बाद 30 में जो है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर आए, और उन्होंने जो है जो लोअर क्लास के लोग थे, ST SC, तो उन लोगों के लिए एक रूल्स बनाए। फिर इरविन लॉ पास की, जिसमें 11 जो है वो डिमांड्स की गई थे, बट उनको मना कर दिया गया। पूना पैक्ट आया। फिर उसके बाद जो है सबसे पहली बार जब ये बहुत ज़्यादा हम करीब आ गए थे अपने इंडिपेंडेंसी के, तब पाकिस्तान की मांग की गई, उन लोगों के लिए अलग होमलैंड की मांग की गई। उन्होंने
अपना अलग इंडिपेंडेंसी चाहा, तब वो हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था। 1942 में क्विट इंडिया का नारा दिया गया, लोगों में नेशनलिज्म की भावना जग गई, और इस सब को नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए काफ़ी सारे सिंबल्स बनाए गए, भारत माता और काफ़ी सब कुछ है। यहाँ देखिए, ये हाथी और ये जो है, ये हमारे जो है पावर को और अथॉरिटी को जो है शो करता है, वो ये है, उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद फाइनली 1946 में हमें कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके अंडर हमें जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो है पूरा राइट मिला। और ऐसे ही फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम जो हैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये था आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो जितना भी आपको बताया गया आप उसका नोट्स बना के रख लीजिए, और बाद में एक बार बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे टॉपिक्स तो उसमें ऑलरेडी पता ही थे। तो बस अब ये हुआ है कि डिटेल में सारा, और सारा इसको मतलब उस तरीके से याद रखना, एकदम डेट टू डेट हुआ है ये, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और ये हम लोगों से जुड़ा है तो ऑब्वियसली याद होना भी है आपको, क्योंकि हमारी ही स्टोरी है कि किस तरीके से हमने अपने आप को जो है कैसे लीडर जो थे उन्होंने हमारी हेल्प करी, और सारा जो है ये हमको जो है इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करी। उस टाइम बहुत सारे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्लोगन दिया गया कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, और फिर बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सत्यमेव जयते कहा गया, और इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोज़ी की तमन्ना, तो काफ़ी सारे स्लोगन जो हैं उस टाइम जो है कहा गया जो है अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है ये स्लोगन बोला गया कि अब भी जिसका खून ना खौला, कि इतना ज़्यादा जो है सहने के बाद भी अगर किसी का खून नहीं खौलता तो वो खून नहीं है, वो पानी है। तो इस तरीके के जो एक नेशनलिज्म को मतलब या लव को रोमांटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सब चीज़ें की गई, ताकि लोगों में एक अपना मतलब एक फीलिंग अपने लिए इंडिपेंडेंसी के लिए जो है आए। और इतना ज़्यादा हो गया था लोगों में भी, अब वो पूरी तरीके से भर चुके थे लोग, और अपनी इंडिपेंडेंसी किसी भी कीमत में, एट एनी कॉस्ट दे वांट इंडिपेंडेंसी, और फाइनली वी हैव इट, एंड नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव नाउ, इंडिया। और हम एक अपने पावर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करते रहें, बस यही है। और सारे हमें फंडामेंटल्स राइट मिले हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास राइट टू वोट, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ स्टडी, राइट ऑफ रिलीजन, सब कुछ है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हमें उसी चीज़ों से मिली। तो थैंक यू सो मच चैप्टर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।